क्लास शुरू करें हम लोग 3 क्वेश्चंस के साथ। क्लास नंबर 43 3 क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माय मदर bought a car me। ए बी सी और कोई गलती नहीं है तो डी। यू एंड हिम will work together। कोई गलती नहीं तो नो एरर। All the datas have been taken from the authentic sources। ए बी सी और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। बराबर बना लीजिएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 3 क्वेश्चंस बेहद आसान क्वेश्चन, वार्म अप करने के लिए होता है। उम्मीद है कि आप सबका फटाफट जवाब आ गया होगा। 1 का, 2 का, 3 का 1 का, 2 का, 3 का। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में आंसर क्या होना है? फर्स्ट का आंसर होना है सी। सी में क्या गलती है? क्या बताया था? पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले मी होना चाहिए, फिर कार होना चाहिए। माय मदर बॉट मी अ कार। या फिर दूसरा हो सकता था, दूसरी तरह से लिख सकते थे। अगर इसको पहले ही लिखना है तो क्या लिखते हैं? माय मदर बॉट ए कार फॉर मी। मतलब दोनों ही कंडीशन में गलती क्या है? सी में। या तो मी को पहले कर दीजिए, जो रूल है कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। यही रूल है कि पहले इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट बाद में हो। अगर इस रूल के हिसाब से चलना है तो मी कर देते हैं पहले। अगर ये इस रूल को फॉलो नहीं करना है तो प्रीपोजिशन लगाते हैं कार फॉर मी, यानी दोनों ही कंडीशन में सी में गलती है। तो सर यू एंड मी, हिम, यहाँ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि तुम और वो दोनों साथ साथ काम करते हैं। सब्जेक्ट की तरह काम करते तो क्या लिखवा सब्जेक्ट के लिए? ही। तो यू एंड ही विल वर्क टुगेदर, दोनों साथ मिलकर काम करोगे। ऑल द डेटाज, डाटा में क्या होता है? डाटा अपने आप में प्लुरल, डेटम का प्लुरल होता है डाटा। तो हमने क्या लिख दिया है? डेटाज कर दिया तो गलत हो गया। ऑल द डाटा हैव बीन टेकन फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग केस पे। केस में हमने क्या किया है? अभी तक हमने 4 केसेस पढ़ी है। अभी तक हमने 4 केसेस पढ़े। कौन कौन सा? सबसे पहले मैं दोहरा देता हूँ। केस क्या है? केस है रिलेशन। किसका रिलेशन? वर्ड्स का रिलेशन। एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन। रिलेशन शो करने के लिए वर्ड्स अपने फॉर्म को चेंज करता है। नाउन जनरली सेम फॉर्म में रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। कुछ प्रोनाउन भी सेम फॉर्म में रहते हैं, जैसे दिस, इट, दिस, दोज, यू। और कुछ प्रोनाउन अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। उसे आई चेंज कर लेता है, ही चेंज कर लेता है, शी चेंज कर लेता है अपना फॉर्म, दे चेंज कर लेता है अपना फॉर्म, वी चेंज कर लेता है अपना। यहाँ तक हमने पढ़ा। उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा कि जो लिविंग थिंग है वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो नॉन लिविंग थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस से पहले लिविंग थिंग को रखना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग को बाद में रखना चाहिए। नहीं, पहले पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होना चाहिए। नॉर्मल रूल ये होता है। अब उससे आगे की बात करते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिखने के लिए कह रहा हूँ, जरा लिखिएगा, आप लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस सही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? राम कम हियर। लिखिए फटाफट। राम कम हियर। कम हियर राम लिखना है आपको। राम कम हियर। दूसरा सेंटेंस लिखना है, कम हियर राम। तीसरा सेंटेंस लिखना है, प्लीज राम कम हियर। कम हियर राम, राम कम हियर, प्लीज राम कम हियर। लिख लिया तीनों सेंटेंस। अब जरा मिला के देखिए कि सेंटेंस कैसे लिखा आपने। राम कम हियर, कम
हियर, राम प्लीज, राम कम हियर। अगर ऐसा ही सेंटेंस लिखा फोटो कॉपी जैसा मैंने लिख रखा है, मैंने यही तो कहा था, राम कम हियर राम, और प्लीज राम कम हियर। ये 3 सेंटेंस मैंने कहा था, और ये 3 सेंटेंस अगर आपने बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसा मैंने लिखा है तो ये सरासर गलत है। सबसे पहले गलती तो इसमें है, सब में फुल स्टॉप लगना चाहिए, फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाया? तो ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस कभी भी खत्म करेंगे तो फुल स्टॉप लगना चाहिए। सेंटेंस खत्म कर दिया और फुल स्टॉप नहीं लगाया, सबसे बड़ी गलती है। तो उसके बाद भी गलती है, ये तो हल्की सी गलती थी, इसके अलावा भी गलती है। इसके अलावा क्या गलती है कि ये सेंटेंस होना चाहिए था राम कम हियर, ये सेंटेंस होना चाहिए यहाँ पे कॉमा, और ये सेंटेंस में यहाँ और यहाँ दोनों कॉमा होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस सही होता, अब परफेक्ट सेंटेंस हुआ। तो ये कॉमा की जरूरत क्यों पड़ी, ये कॉमा की जरूरत क्यों पड़ी, ये कॉमा की जरूरत क्यों पड़ी? अगर राम कम हियर ऐसे ही लिख देते तो ये सेंटेंस वैसे ही गलत था। राम सिंगुलर सब्जेक्ट था, ये वर्ब हो जाता, तो या तो राम कम्स हियर होना चाहिए था, सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब, राम कम्स हियर या राम केम हियर, राम कम्स हियर या राम केम हियर, ठीक है, दोनों में से एक होना चाहिए, राम कम्स हियर या राम कम हियर, ठीक है, क्लियर है? तो इसी चीज को हमको समझना है, इसी चीज को हमको समझना है, क्लियर है? इसी चीज को हमको समझना है कि ये चीज क्या है, क्यों आया कॉमा। इस चीज को समझने के लिए हम लोग आते हैं, आखिरी एक केस बचा था, डेटिव केस, सॉरी डेटिव केस कह रहा, एक केस हमने लिखा था वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस, इसकी जो अभी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पहचानने के लिए आता है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने आता है ना, कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वोकेटिव केस में कह देंगे, अगर इस तरह का वर्ड आएगा कैसे कहेंगे, और इसकी दूसरी जरूरत पड़ती है जब नरेशन चेंज करते हैं, उसमें नरेशन चेंज करने में इसकी तो बहुत जरूरत पड़ती है। जिसको ये कंसेप्ट नहीं रहता है ना, वो नरेशन चेंज करने में एक क्वेश्चन तो हमेशा, जब जो इस रूल पे बेस्ड आता है तो हमेशा गलत करता है। यानी पढ़ते केस में जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा नरेशन में, इस रूल की जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या है इसे समझ, और फिर जब नरेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि ये रूल देखो केस का ये रूल कैसे आ रहा है, क्योंकि अभी आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये नरेशन में बहुत जरूर आता है, और नरेशन में गलती करवाता है, नरेशन में गलती करवाता है। ये वोकेटिव केस है क्या? सिंपल सी बात है, किसी को अगर हम एड्रेस करते हैं, किसी को अगर हम पुकारते हैं, क्या करते हैं, अगर हम पुकारते हैं किसी को, आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं, तो जिसको भी आवाज लगाते हैं, जिसको भी पुकारते हैं, उसी को कहते हैं वोकेटिव केस। यानी अगर किसी को आपने एड्रेस किया, पुकारा, जिसको भी आपने एड्रेस किया, जिसको भी आपने कॉल किया, जिसको भी आपने पुकारा, तो जिस नाउन को आपने पुकार दिया, जिस नाउन को आपने आवाज लगा, ए राम इधर आओ, मोहन चले जाओ, तो मोहन को आप पुकार रहे हैं ना, राम को आप आवाज लगा रहे हैं, तो जिसको भी हम पुकारते हैं, जिसको भी हम आवाज लगाते हैं, उसको हम लोग वोकेटिव केस कहते हैं। जिसको भी हम पुकारते हैं, जिसको भी हम आवाज लगाते हैं, उसको हम लोग वोकेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकेटिव केस कहते हैं। जिसको भी आवाज लगा, जिसको भी पुकारा, तो पुकारा या आवाज लगाया तो वो क्या हो गया? वोकेटिव केस का। पुकारा या आवाज लगाया तो वोकेटिव केस हो गया। अब आगे की कहानी ये है, आगे की कहानी ये है कि जो वोकेटिव केस होता है, ये समझ में आ गया ना? लिख भी देता हूं, द नाउन विच इज एड्रेस्ड। एड्रेस्ड का मतलब क्या होता है? पुकारना, कॉल करना। एड्रेस्ड या कॉल्ड, पुकारना या कॉल करना, इज said to be in the nominative case। उसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। क्या कहना है उसे? नॉमिनेटिव केस। द नाउन which is addressed is said to be in the nominative case। कि जिस नाउन को हम लोग एड्रेस करते हैं, उस नाउन को हम लोग पुकारते हैं, आवाज लगाते हैं, उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस में। किस केस में कहते हैं? नॉमिनेटिव केस में। क्लियर है? जिस भी नाउन को हमने आवाज लगाया, जिस भी नाउन को हमने पुकारा, उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस।
जिसको भी आवाज लगा दिया। अब नॉमिनेटिव केस को सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं? तो जिसको भी आपने आवाज लगाया, जिसको भी आपने पुकारा, ये लिख लिया, लिख लीजिए। द नाउन विच इज एड्रेस्ड, जिस नाउन को हम लोग पुकारते हैं, इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस में क्या है? कहाँ दिमाग है? वोकेटिव केस हो जाता है कभी कभी। क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप लोग तो थोड़ा सा चिल्लाएंगे, अरे क्या लिख दिया, क्या लिख दिया सर। महसूस नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाएगा। कर दिया मैंने, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो द नाउन विच इज एड्रेस्ड इज सेड टू बी इन द कॉल, सेड टू बी कॉल्ड, सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। जिसको भी हम, जो द नाउन विच इज एड्रेस, जिस नाउन को हम लोग एड्रेस करते हैं, पुकारते हैं, द नाउन विच इज कॉल्ड, जिसको हम लोग कॉल करते हैं, पुकारते हैं, इज सेड टू बी, उसको कहा जाता है इन द वोकेटिव केस। किस केस में कहा जाता है? वोकेटिव केस में कहा जाता है। जो भी पुकारा, जिस नाउन को पुकारा, उसको वोकेटिव केस में कहते हैं। अब इसका प्लेसमेंट का रूल क्या है उसे समझते हैं। उसके प्लेसमेंट का रूल क्या है उसे समझते हैं। अगर आपने इसको एकदम बिगिनिंग में रख दिया है, शुरुआत में रख दिया, बिगिनिंग, तो सेपरेटेड by a comma after it। तो सेपरेटेड बाय अ कॉमा आफ्टर इट, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमा से सेपरेट करते हैं। थोड़ा सा ये देखने में छोटा सा लग रहा है, हटाते हैं इसको। सेपरेटेड बाय अ कॉमा सेपरेटेड बाय अ कॉमा आफ्टर इट। जो कॉमा क्या लगाते हैं? इसके बाद लगाता है। तो अगर आपने शुरू में ही रख दिया, हमने कहा राम कम हियर, तो शुरू में ही रख दिया, तो राम, इसको क्या किया, इसके बाद क्या लिखा है? सेपरेटेड बाय कॉमा आफ्टर इट, तो इसके बाद लगाते हैं, राम के बाद कॉमा लगाइए, कॉमा, राम कम हियर, शुरू में लगा अलग कर दिया। हमने कहा मोहन वेट, मोहन जरा रुकना, तो मोहन कॉमा वेट। नहीं तो सेंटेंस वैसे ही गलत जाएगा, कॉमा नहीं लगाएंगे तो वैसे ही गलत हो जाएगा। राम कम हियर कहेंगे, ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्योंकि ये कॉमा नहीं लगाने से नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए, या तो राम कम्स लिखना पड़ेगा या राम केम लिखना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट में जाना पड़ेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो कम्स करना पड़ेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब, और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब वर्ब में एस और यस लगता है। नहीं तो फिर पास्ट टेंस में जाइए कि राम केम हियर। इधर से या तो मोहन वेट्स कि मोहन इंतजार करता है, या तो हम उल्टा करके मोहन जरा इंतजार कर लो। हम ये नहीं करके मोहन इंतजार करता है, हम मोहन को एड्रेस करके उसको सलाह देने, थोड़ा सा इंतजार कर लो, वेट कर, तो मोहन वेट। ये हमने कहा बॉयज वेल डन, ऐसे पूछता है। ये जब पूछता है ना ऐसे नरेशन में, तो आग लग जाती है, ठीक से नहीं बनता है, एकदम उल्टा बना के लोग आ जाते हैं। बॉयज वेल डन, इतना ही लिखा, राम सेड, द कैप्टन सेड बॉयज वेल डन। अब पता नहीं चलता क्या हुआ। अब इसको कैसे चेंज करेंगे नरेशन में? जब नरेशन आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये जरूरत पड़ती है इसको। तो ये बॉयज क्या कर दिया, यही अगर रहता बॉयज हटा दिया, सिर्फ वेल डन होते तो अलग चीज होता, अलग जैसा बनेगा, नरेशन में पता चलेगा। तो ये सारे क्या है, शुरू में रख दिया, तो एक कॉमा से अलग कर दिया। या बॉयज को पुकारा, अरे लड़कों तुमने अच्छा किया, बेहतरीन किया, शानदार किया। सेकंड पोजीशन, ये तो फर्स्ट पोजीशन था, सेकंड पोजीशन है एट द एंड, कि आप आखिर में रख रहे हैं, आखिर में, एट द एंड मतलब क्या, आखिरी में। तो आखिरी में रख रहे हैं तो भी क्या होगा? सेपरेटेड बाय अ कॉमा, तो भी इसको सेपरेट, लेकिन क्या चाहिए? बिफोर इट, इसके पहले चाहिए, पहले। जैसे हमने कहा कम हियर राम, पहले चाहिए, पहले आ गए। हमने कहा वेल डन मोहन, कम आ गया, बाद में आ गया। तो जिसको भी पुकारते हैं, एड्रेस करते हैं, अगर उसको हम सेंटेंस के शुरू में रखते हैं, सेंटेंस के शुरू में रखते हैं तो एक कॉमा लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं। अगर उसको हम लास्ट में रखते हैं तो एक कॉमा लगाते हैं, लेकिन उसके पहले लगाते हैं।
और तीसरा पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है कि मिडिल, कि आप बीच में रखें, ये भी तो पोजीशन हो सकता है। तो मिडिल में होगा तो क्या होगा, सेपरेटेड बाय 2 कॉमास, कि सेपरेटेड बाय 2 कॉमास, कि 2 कॉमास हम फिर उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। 2 कॉमा से उसे हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। जैसे हमने कहा प्लीज मोहन, प्लीज मोहन वेट फॉर मी, कृपया कृपया करके, प्लीज 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 मोहन, मोहन मेरे लिए इंतजार करना, ऐसे करते हैं ना, प्लीज मोहन वेट फॉर मी। तो ये 3 पोजीशन हो गया, 3 पोजीशंस हो गए किसके, वोकेटिव केस के। शुरू में कॉमा से अलग किया, पहले रख, बाद में रख के, आखिर में रखा तो पहले से रख के अलग कर दिया, और बीच में रखा तो दोनों तरफ कॉमा रख के अलग कर दिया। जरूरत पड़ेगी इसकी नरेशन में, साथ साथ जब आप कुछ लिखने लगेंगे तो उसमें अगर ये कॉमा का ध्यान नहीं रखेंगे, कभी कभी एप्लीकेशन या कभी ऐसे कुछ ट्रांसलेशन वगैरह बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है इसकी। खैर, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, वो है पॉसेसिव केस। सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होती है, पॉसेसिव केस या जेनेटिव केस, 2 नाम है इसके, पॉसेसिव केस या जेनेटिव केस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछता है और इसको समझने में टाइम भी लगता है। पॉसेसिव केस और जेनेटिव केस को समझने में थोड़ा टाइम भी लगता है, मतलब थोड़ा वक्त लगता है इसको समझने में। तो ये है क्या, और कैसे इसकी गलती होती है, पहले इसे समझ लीजिए। जैसे हमने कहा राम की बेटा या राम का बेटी, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे बोल लेते हैं, असम में ऐसे लोग बोलते हैं, साउथ इंडिया के लोग ऐसे बोल लेते हैं, बंगाली लोग ऐसे बोल लेते हैं, मतलब जिसको ज्यादा नहीं आती हिंदी वैसे बोल लेते हैं, जिसको हिंदी बोलना नहीं आता तो ये काम कर लेते हैं। लेकिन ये गलत तो है, चाहे कोई किसी भी तरह से बोल, चाहे हिंदी बोलना आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल लेते हैं लोग ऐसे। लेकिन ये गलत तो है ना, सरासर गलत है। अब कोई अगर ये लॉजिक लगाए कि का हो या की हो, बात दोनों बताता तो संबंध ही है, तो गलत क्यों है। अब इसका रिलेशन अभी मैं इंग्लिश से जोड़ूंगा तो गलत तो है ना, आप समझ रहे हैं ना, कि का की जगह हम की लिख दें और की जगह का लिख दें, या की जगह के लिख दें तो गलत हो जाता है। लेकिन कोई बताने वाला बोलेगा भाई का हो चाहे की हो, बताते तो संबंध हो, दोनों तो इस्तेमाल तो संबंध बताने के लिए कर, फिर गलत क्यों कह रहे हो। तो आप समझ रहे कि संबंध बताने के लिए दोनों वर्ड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंडीशन होता है कि मेल है, फीमेल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि का और की का इस्तेमाल हम संबंध बताने के लिए करते हैं तो कहीं भी किसी भी तरह से करते हैं। अब है कि इसका इस्तेमाल, इस चीज का एग्जाम्पल इससे क्या रिलेशन है, तो इसको हम लोग बात करते हैं। पॉसेसिव केस कहें या जेनेटिव केस कहें, पॉसेसिव केस बना ही है किससे, पॉसेस से। पॉसेस का मतलब होता है किसी चीज का मालिक होना, ओन, किसी चीज का स्वामी होना, किसी चीज का मालिक होना या स्वामी होना, ये पॉसेस से बना पॉसेसिव। तो जो पॉसेस करता है, जो स्वामित्व दिखाता है, जो स्वामित्व दिखाता है, ओन, ओन का मतलब है क्या, मालिकपना, जो मालिकपना दिखाता है। तो कोई भी समझ सकते हो, वो मेरा भाई है तो ये स्वामित्व दिखा रहा है, या यह मेरी कार है, स्वामित्व दिखा रहा है। या कभी कभी क्या होता है कि ये रिलेट करता है, संबंध दिखाता है, रिलेशन दिखाता है, ये भी हो सकता है। तो चाहे कोई रिलेशन दिखाए, चाहे कोई ऑनरशिप दिखाए, स्वामित्व दिखाए। ओन जो है वर्ब होता है, ओन वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, ध्यान रखना। ओन जब वर्ब होता है उसका मतलब होता है किसी का मालिक होना, और ओन जब एडजेक्टिव होता है उसका मतलब होता है अपना। तो ये ओन वर्ड जो है ये एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, दोनों ध्यान रखना। बहुत लोगों को नहीं पता रहता ओन वर्ब है। कभी कोई सेंटेंस ऐसे लिख देगा, ही ओन्स अ कार, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में कभी कभी ऐसा जाता है, क्लोज टेस्ट में ऐसा जाता है, लोग घबरा जाते हैं क्या लिख दिया, दिमाग में लगता है, कभी एरर में ही दे देगा, लोग एरर करके आते हैं, ओन में एस लगा दिया, ओन तो एडजेक्टिव है, ओन वर्ब भी, ही ओन्स अ कार का मतलब है
वो एक कार का मालिक है, उसके पास एक कार है। ही ओन्स अ हाउस लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, ही ओन्स अ शॉप, कुछ भी लिख, तभी तो कहते हैं ओन से ओनर। तो जो भी पसेस, स्वामित्व, अधिकार, ऑनरशिप बताता है या रिलेशन, संबंध बताता है, जो भी वर्ड, उन सारे वर्ड को हम क्या कहते हैं? पॉसेसिव केस। सबसे पहले जो भी वर्ड संबंध बताने के लिए आ गया, अधिकार या स्वामित्व बताने के लिए आ गया, पसेस से ही बना है पॉसेसिव, यानी पसेस, या कुछ लोग इसको जेनेटिव भी कहते हैं, एक ही चीज है। समझ में आ गया पॉसेसिव केस क्या है? कि अगर आपको अधिकार बताना है, संबंध बताना है, तो अधिकार या संबंध बताने वाले सारे शब्द क्या होते हैं? पॉसेसिव केस होते हैं। सब्जेक्ट की तरह जो यूज हुआ वो नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में अगर लिविंग थिंग है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी डेटिव केस है। लिविंग थिंग, सॉरी, अगर लिविंग थिंग है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डेटिव केस है। नॉन लिविंग थिंग है, क्या मैं कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है, सफरर है। अगर लिविंग थिंग है तो लिविंग थिंग को हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग डेटिव केस कहते हैं। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्यूजिटिव केस कहते हैं। यही बता रखा है। कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चक्कर में इधर से उधर मेरी बात भी हो जाती है। तो और जब किसी को आवाज लगा दी उसको वोकेटिव केस कहते हैं। यही तक बात हुई है, यही बात हुई ना। सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव केस, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डेटिव केस, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो एक्यूजिटिव केस, और आवाज लगा दी तो वोकेटिव केस, पुकारा किसी को तो वोकेटिव। अब क्या बता रहे कि अगर संबंध है, पोसेशन, रिलेशन, ऑनरशिप है तो पोसेसिव केस। यही बात है, इससे ज्यादा तो बात है नहीं। अब देखिए होता क्या है कि इंग्लिश कहता है कि पोसेशन दिखाने के दो तरीके हैं। जैसे हिंदी में पोसेशन दिखाने के का, की, और एक तरीका और है के। ये तीनों से हम लोग पोसेशन दिखाते हैं। का से भी दिखाते हैं पोसेशन, की से भी दिखाते हैं पोसेशन या रिलेशन, और के से भी दिखाते हैं। राम के बेटे या दशरथ के बेटे, राम की बेटी, राम का बेटा। तो संबंध हम लोग हिंदी में का से भी दिखाते हैं, की से भी दिखाते हैं, और के से भी दिखाते हैं। साथ साथ कंडीशन ये है कि भले तीनों से हम संबंध दिखाते हैं, लेकिन किसी की जगह कहीं भी इस्तेमाल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर का की जगह की का इस्तेमाल कर देंगे, की की जगह का इस्तेमाल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो जिस तरह से हिंदी में पोसेशन रिलेशन दिखाने के लिए का और के और की का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में पोसेशन रिलेशन दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो इंग्लिश में पोसेशन रिलेशन दिखाने के लिए एक तो यूज होता है एपोस्ट्रॉफी एस। अब यहां ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्लूरल ऐसे बनाते हैं, जहां कहिएगा प्लूरल बनाने के लिए तो प्लूरल ऐसे बना देते हैं। ये कभी प्लूरल नहीं है। अगर आप ये प्लूरल बना रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट नहीं समझते हैं कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। अब वो क्लियर हो जाएगा। ये नंबर चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ये पता होगा कि सीधा अगर एस ऐसे लिखा, BOYS सीधा जोड़ दिया, तो ये प्लूरल बनाना है। ये क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। सीधा अगर आपने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, तो इसको कहते हैं प्लूरल बनाना। इसको क्या कहते हैं? प्लूरल बनाना। अब क्या है कि अगर हम एपोस्ट्रॉफी के साथ एस जोड़ते तो ये क्या बताता? पोसेशन रिलेशन बताता है। तो अगर ये आपने बताया तो ये गलत इसलिए है कि ये प्लूरल नहीं है, और ये सही तब हो जाएगा जब संबंध बताना चाहती है। नहीं, अगर प्लूरल बनाने के लिए अगर आप ऐसा बनाते हैं तब गलत है। ये जो मैंने क्रॉस लिखा है वो किस लिए लिखा है कि कोई प्लूरल बनाने के लिए वर्ड अपने आप में गलत नहीं है कि बॉय में एपोस्ट्रॉफी एस लगा है तो ये कोई गलत वर्ड नहीं है। लेकिन अगर प्लूरल बनाने के लिए हमने ऐसा बनाया तो गलत है। यानी हमें क्या समझना है कि सीधा एस लगा तो ये प्लूरल बता रहा, मोर देन वन बता रहा, और एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा है इसका मतलब संबंध बता रहा है। अगर ये सब वर्ड लिखा है इसका मतलब लड़के का संबंध बता रहे हैं। तो इंग्लिश में संबंध बताने के लिए दो चीज यूज होती है, एक तो एपोस्ट्रॉफी एस और दूसरा यूज होता है ऑफ। तो मैं बताना ये चाह रहा था इस एग्जांपल से, जैसे की के बदले अगर का इस्तेमाल कर देते तो गलत हो जाता है। इसी तरह से जहां पर एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल होना चाहिए वहां पर अगर आपने ऑफ का इस्तेमाल कर दिया, या जहां पे ऑफ का इस्तेमाल होना चाहिए वहां पर अपने एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर दिया, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यही एरर में होता है। और मैं क्या लगता है कि जहां संबंध बताना है जनरली लोग तो ऑफ ही लगा देते हैं, ऑफ 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 ही। या कहीं संबंध बताना तो कुछ स्टूडेंट क्या होता है एपोस्ट्रॉफी एस लगाते रहते हैं, कुछ भी वर्ड हो एपोस्ट्रॉफी एस। संबंध बताना ना, एपोस्ट्रॉफी एस है तो एकदम संबंध दिमाग में बिठा दिया कि एपोस्ट्रॉफी एस है तो संबंध हो जाएगा, या ऑफ है तो संबंध हो जाएगा। बच के, बच के। जैसे का है तो संबंध होगा ही होगा, कहीं लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी तरह से ये ठीक है
कि पोसेशन रिलेशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ खास जगह एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल होता है और कुछ खास जगह ऑफ का इस्तेमाल होता है। जिस खास जगह पे ऑफ का इस्तेमाल होता है, अगर आपने वहां पे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह से जहां एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल होना चाहिए वहां पर ऑफ का इस्तेमाल कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। अब ये एपोस्ट्रोफी एस होता क्या है, एपोस्ट्रोफी कहते हैं किसको है, तो किसी भी लेटर के ऊपर में अगर ऐसे निशान लगाते तो इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं। ये ध्यान, किसी लेटर के ऊपर में, जैसे ये ए है, ए के ऊपर में लगे, इसी निशान को हम लोग एपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो इस निशान के साथ अगर आपने एस लगा दिया तो ये एपोस्ट्रोफी एस है। सेम यही निशान अगर किसी के नीचे लगाते हैं तो वो कॉमा हो जाता है, ये ध्यान रखना। सेम निशान होता है, यानी कॉमा और एपोस्ट्रोफी का निशान सेम होता है, अंतर सिर्फ प्लेसमेंट का होता है कि अगर आप किसी वर्ड के ऊपर में कॉमा लगाते हैं तो उसको फिर कॉमा नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। बिल्कुल कॉमा जैसा साइन होता है, यही होता है जैसे कॉमा लगता है। लेकिन अगर प्लेसमेंट ऊपर में कर दिया, किसी लेटर के ऊपर में कर दिया, किसी वर्ड के ऊपर में कर दिया, तो वो फिर एपोस्ट्रोफी कहलाएगा। और उसी निशान को, इसी कॉमा जैसे निशान को अगर वर्ड के फुट के पास यानी नीचे नीचे लगा दिया ऐसे, तो यही कॉमा कहलाता है। यानी प्लेसमेंट के हिसाब से नाम बदल जाता है। वर्ड के ऊपर में एपोस्ट्रोफी कहलाता है, वर्ड के नीचे में कॉमा कहलाता है। लेटर के ऊपर में लगा दिया तो एपोस्ट्रोफी कहलाता है, नीचे में लगा दिया तो कॉमा, ये कॉमा कहलाता है। तो एपोस्ट्रोफी के साथ एस, ये सिंपल सा एस लगाया तो प्लूरल बनाना हुआ, एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाया तो वो पोसेशन हो गया। या दूसरा तरीका क्या है, ऑफ। दो तरीका है। तो अब हमें यही सीखना है कि पोसेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कब करते हैं और ऑफ का इस्तेमाल कब करते हैं। पोसेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कब करते हैं और ऑफ का इस्तेमाल कब करते हैं, ये सीखना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, के एपोस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करते हैं, कब करना चाहिए। एपोस्ट्रोफी एस का यूज कब करते हैं, कैसे करना चाहिए एपोस्ट्रोफी एस का। तो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल सबसे पहले होता है, पहला कंडीशन है लिविंग थिंग्स, यानी सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली लिविंग थिंग्स का मतलब यहाँ पे होता है मैन या वुमन बताने वाला वर्ड। कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल उस नाउन के साथ करना चाहिए जो लिविंग थिंग हो, जो लिविंग थिंग हो। यानी नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें हमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे सपोज करो हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर लिविंग थिंग है, तो हम कहते चीफ मिनिस्टर का घर, तो हम लिख सकते हैं चीफ मिनिस्टर्स हाउस, क्योंकि चीफ मिनिस्टर क्या होगा, कोई लिविंग थिंग होगा। हमने कहा राम का भाई, तो हम लिख सकते हैं राम में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, राम्स ब्रदर। हमको कहना कि लड़के का, एक लड़के का खिलौना, तो हम लिख दिया बॉयज टॉय, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, या कि एक लड़के का खिलौना, राम का भाई। और मान लो दो चार भाई होता है इसमें एस लगाते हैं, राम्स ब्रदर्स। मान लो राम के दो चार भाई होते तो ब्रदर्स, और चीफ मिनिस्टर के दो चार पांच घर हो तो हाउसेस कर देते। ये भी करिए ना कि हाउस सिंगुलर, चीफ मिनिस्टर्स हाउसेस, अगर हाउसेस कर दिया इसका मतलब चीफ मिनिस्टर के कई घर है। राम्स ब्रदर सीधा एस लगा दिया, इसका मतलब राम के कई भाई हैं। बॉयज है, इसके साथ ऐसे टॉयज लगा दिया, इसका मतलब लड़के के पास कई खिलौने हैं। अगर एस नहीं लगा तो इसका मतलब लड़के के पास एक खिलौना था। तो जो भी लिविंग थिंग है उसमें आप, अब हमने लिख दिया दीवार का रंग और लिख दिया वॉल्स कलर, तो ये गलत हो जाएगा। हमको लिखना था दीवार का रंग, दीवार है, हमने कह दिया कि दीवार का रंग था, लिख दिया वॉल्स कलर। ये वॉल क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग है, तो गलत हो गया। हमने कहा ये पंखा है, कहा पंखे की पत्तियां, ब्लेड्स होता है, 3 पत्तियां हैं, तो हमने लिख दिया फैंस ब्लेड्स, फैंस ब्लेड्स कि पंखे की पत्तियां। तो पंखा क्या, नॉन लिविंग थिंग, ये नहीं कि लिविंग थिंग्स मूव, पंखा घूमता है तो पंखा हो गया लिविंग थिंग। बचपन में कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं ना लिविंग थिंग्स मूव, ठीक है लिविंग थिंग्स मूव तो करती है, तो फिर क्या करें, पंखे को हम लिविंग थिंग मान लें, पंखे को लिविंग थिंग मूव करता है तो नहीं है। तो पंखा क्या है, नॉन लिविंग थिंग हो गया, तो इसलिए इसमें अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाया तो ऐसा ही एग्जाम में कर देगा कि नॉन लिविंग थिंग होगा, उसमें क्या करेगा, आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा देगा। तो नॉन लिविंग थिंग में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाहिए, किस में लगाना चाहिए, लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग में अब अगली बात होती है क्या सिर्फ मैन वुमन में लगता है, और कहीं लगा सकते हैं क्या लिविंग थिंग में, ये क्लियर हो गया, लिख लीजिए इसको आराम से।
और उसको हिंदी में लिखना चाहते थे, हिंदी में सेंटेंस बना के लिख सकते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग के साथ लगाना चाहिए। और लिविंग थिंग का मतलब स्त्री पुरुष बताने वाले शब्द कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हिंदी भी बना, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में, जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखा, और इंग्लिश में ज्यादा कुछ मैंने लिखा भी नहीं है। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है? सजीव चीजें, सजीव वस्तु, सजीव जितने भी हैं, मैन वोमेन। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल सजीव के साथ करते हैं, या स्त्री पुरुष बताने वाले जो वर्ड कोई भी ऐसा, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, बॉय है, गर्ल है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, ये सब कोई स्त्री या पुरुष होते हैं, बॉय या गर्ल होता है। तो जो भी स्त्री पुरुष बताने वाले वर्ड है, मैन या वुमेन बताने वाले वर्ड है, उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है, एपोस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं। इसके अलावा कहीं एपोस्ट्रोफी एस लगता है क्या? इसके अलावा भी कहीं एपोस्ट्रोफी एस लगता है? तो हाँ लगता है। इसके अलावा कहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगता है भाई? तो इसके अवस्था अलावा लगता है एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। कि एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब क्या? जानवर। बर्ड्स का मतलब क्या? पक्षी। इंसेक्ट का मतलब क्या? कीड़े मकोड़े। तो एनिमल्स हो, कोई जानवर हो, बर्ड्स पक्षियां हैं, पक्षियों के साथ आप पक्षियों के साथ भी लगा सकते हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े, INSECTS, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। तो इन सब के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे हमको कहना था गाय का दूध, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कॉज मिल्क। या हमको लिखना था, किसी का लिखना था किसी पक्षी का चोंच, तो हमने लिख दिया क्रो। क्रो का मतलब क्या? कौवा। क्रोज बीक, बीक का मतलब क्या होता है? चोंच। या हमने कहा चींटी की टांग, तो हमने क्या लिख दिया? एंड्स लेग। और अगर एक से अधिक टांग है तो लेग्स। तो बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्ड्स, एनिमल्स, ये भी लिविंग थिंग में आते हैं, तो इसके साथ भी लगा सकते हैं। बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स में भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हो सकता है। बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, जानवर मतलब पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े के नाम के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है, क्योंकि ये भी लिविंग थिंग है। इसके अलावा कहीं लगता है क्या? इसके अलावा कहीं लगता है क्या? तो इसके अलावा प्लेस का नाम, जैसे कोई कंट्री है, स्टेट है, विलेज है, एटसेट्रा, कोई डिस्ट्रिक्ट है, प्लेस का नाम। अब प्लेस के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाने का जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है, क्लियर होता है। वैसे प्लेस तो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाने का कंसेप्ट है वो बेसिकली ये है कि दुनिया का देश चाहे कोई भी हो, जनरली देखिएगा कि हर देश के लोग को अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार होता है, जैसा कि हम लोग को उतना नहीं है अपने देश से प्यार जितना कि चीन वालों को। वैसे बुरा लग सकता है आपको, लेकिन फैक्ट यही है कि हम लोग को उतना अपने देश से प्यार नहीं है, लगाव नहीं है, जितना कि चीन वालों को है। इसलिए चीन बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है कि वो अपने देश, या जापान वालों को अपने देश से इतना प्यार है, या US वालों को। कहने के लिए वैसे हम लोग बड़ा बहुत देशभक्त बनते हैं, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट इसलिए नहीं है कि 85% या 90% इंडियंस ऐसे हैं जो अपने छोटे से फायदे के लिए देश को, समाज का नुकसान कर सकते हैं, कर देते हैं, एकदम खुलेआम करते हैं। उसमें कोई शर्माते नहीं है, हिचकिचाते नहीं। या जितने भी ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट स्टाफ्स वगैरह होते हैं, देश का तरक्की कब होता है? देश की तरक्की तब होगी ना जब सरकार जो योजनाएं बनाती है वो कम से कम 70% तक जमीन पे पहुंचे, तरक्की अपने आप हो जाएगा। लेकिन सरकार ऊपर से योजनाएं बनाती है और सारे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं सब ऊपर में सारी बातें खत्म कर देते हैं। तो देशभक्ति की कमी है ना ये। कम से कम ये तो सोचे कि भाई चलो थोड़ा सा कमाते हैं, लेकिन इतना ना कमाए, कुछ तो पहुंचने दें। नहीं पहुंचने देते हैं, तो चलता है, छोड़िए इन बातों को, हटाते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि प्लेस को कहने का सेंस ये था कि कोई भी प्लेस है उसको लोग थोड़ा सा ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। आप भी देते होंगे, सब भी देते हैं, सब चाहे कम हो, चाहे कुछ कम हो, ज्यादा हो, सब मतलब देश को थोड़ा सा रेस्पेक्ट देते हैं, मम्मी के ख्याल से देखते हैं। माँ, मातृभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी, ऐसे बात करते हैं। तो देश को या जगह को
माँ की नजरों से देखने की ज्यादातर परंपरा है। और माँ फिर क्या होगी? लिविंग थिंग। तो जो कि देश को, कंट्री को हम लोग माँ की नजर से देखते हैं, माँ की निगाह से देखते हैं। आपके अपने गांव हो, आपका शहर हो, आपका देश हो, आपका, तो इसलिए इसको, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं प्लेस के नाम के साथ। तो हम लिख दिया इंडियाज क्लाइमेट। नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ये कंपलसरी नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लगा देंगे तो गलत भी नहीं माना जाता है। ये हम लिख दिया इंडियाज सन्स, भारत के बेटे। इसमें ये कंपल्सन नहीं होता कि आप लगाओ, लगा सकते हैं। ये जो रूल है, ये प्लेस वाला, ये कंपल्सरी नहीं कि लगाना ही है, ये आपकी वॉलंटरी है। आप इसको जैसे जियोग्राफी की बुक पढ़ेंगे तो जियोग्राफी में इंडिया क्लाइमेट नहीं लिखा रहेगा, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, या इंडिया सॉइल नहीं लिखा रहेगा, द सॉइल ऑफ इंडिया। लेकिन हम और आप देश देश प्रेम में आकर लगा सकते हैं। मतलब प्लेस के नाम के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस है तो वो गलत है ऐसा नहीं है, या प्लेस के नाम के साथ अगर ऑफ भी लगा दिया तो दोनों चलता है। प्लेस में दोनों आजादी दे रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो जब आप मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। और आप सिर्फ प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, जैसे ज्योग्राफी में सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है कि भारत की जलवायु, भारत की नदियां, तो उसमें ऑफ जा रही। मतलब जब सीधा से मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी सब्जेक्ट के रूप में चर्चा कर रहे हैं, किसी कंट्री, सिर्फ कंट्री के रूप में बात करना चाहते हैं, तो आप उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगे। यानी हिस्ट्री में चर्चा कर रहे हैं भारत का, ज्योग्राफी में चर्चा कर रहे हैं भारत का, तो वो जमीन के टुकड़े की तरह चर्चा होता है किसी भी देश का, तो वहां आप ऑफ ऑफ लगाइए। लेकिन अगर सम्मान की बात करें, ऐसे नॉर्मल चर्चा करते, देश प्रेम की बात कर रहे हैं, अपने देश से लगाव की बात कर रहे हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के बात कीजिए। दोनों चीज अलाउड है। तो जनरली बुक वगैरह में जो कि एक जमीन के टुकड़े की तरह इस्तेमाल होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो वहाँ पे ऑफ ज्यादा चलता है। ठीक। और जो नागरिक होते हैं, हम और आप होते हैं, या पोएट होते हैं, लेखक होते हैं, वो अपना एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। यानी दोनों सही है, कुछ गलत होने का इसमें, इसलिए यहाँ से ज्यादा आपको एरर आएगा नहीं, आएगा तो एपोस्ट्रोफी एस भी सही है। इसके अलावा कुछ नॉन लिविंग थिंग है, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है। वो नॉन लिविंग थिंग क्या है? कार, बाइक, ट्रेन, शिप, एटसेट्रा। इन जो ड्राइव करने की चीज होती है ना, जो ड्राइव किया जाता है, जो व्हीकल्स है, तो खास करके व्हीकल के जो ड्राइवर हैं, खास करके ड्राइवर या उसके जो ओनर हैं, वो तो लगाते ही लगाते हैं। वैसे भी आप देखिएगा हिंदी में भी हम लोग करते हैं, इसको लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं कहते गाड़ी को दुल्हन की तरह सजा दो, कार को दुल्हन की तरह सजा दो, या कभी कभी तो एकदम फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं। ये बाइक बहुत तेल पीती है, ठीक है, माइलेज नहीं देती है, ऐसे ऐसे बात करते हैं। तो जो व्हीकल्स होता है उसका खास करके जो ड्राइवर या ऑनर जो होता है, वो उसको एपोस्ट्रोफी एस लगाकर ही बात करता है। जैसे मैं लिखा माई बाइक्स टायर्स, कि मेरे बाइक के टायर्स, या माई कार्स कलर कर सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन है जहां पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। 4 कंडीशंस हुए जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल ये है कि किसके किसके साथ पॉसेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं। अब इन 4 जगह के अलावा आपको कहीं भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये तय करना है कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग थिंग है, मैन वुमेन बताने वाला वर्ड है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा कंडीशन ये बताता है कि अगर भाई बर्ड से, एनिमल से, इंसेक्ट से, तो चलो इसमें भी ये भी लिविंग थिंग होती है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर दो। तीसरा कंडीशन कोई प्लेस है, तो चूंकि प्लेस के नाम के साथ लोग इमोशनल अटैचमेंट होता है लोगों का, तो प्लेस के नाम के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेस के नाम के साथ ये भी। और चूंकि प्लेस सिर्फ जमीन, तो जमीन का टुकड़ा ही है, तो ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह अगर चर्चा करते हैं तो इसमें आप ऑफ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग है हमारे व्हीकल्स, कार, बाइक, ट्रेन, शिप, ये, तो इसके जो ड्राइवर है, ऑनर है, वो क्या कर सकता है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकता है। नॉर्मली कोई दूसरे इंसान भी लगा, लेकिन ड्राइवर और ऑनर तो लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, ये 4 जगह है जहां एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। इसके अलावा एपोस्ट्रोफी एस लगाने से परहेज कीजिए। मतलब इतने सारे वर्ड्स में यही 4 वर्ड है जिसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए, सब में एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत है। तो एपोस्ट्रोफी एस लगाने से पहले चेक कर लीजिए कि ये 4 है या नहीं, क्योंकि इस 4 में अगर आप एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो गलत तो कम से कम नहीं होगा, और इस 4 के अलावा कहीं अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये तो 4 तो बहुत आसान है, तो समझ में आ जाएगा तुरंत की वही से लगाना है।
सबसे इंपॉर्टेंट है अपोस्ट्रोफी एस लगाने का तरीका। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में गलती पूछी जाती है वो अपोस्ट्रोफी एस के लगाने के तरीके की वजह से होता है, जिसके रूल इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अपोस्ट्रोफी एस लगाए कैसे। जैसे हम प्लूरल कैसे बनाए, इसके लिए पूरा चैप्टर था, पूरा चैप्टर था कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए, इसीलिए पूरा चैप्टर था। इसी तरह से ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी इसीलिए है, ये चैप्टर भी इसीलिए है कि एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाएं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि क्या हमें पता है कि इसमें से कौन सा सही है। बॉयज टॉय, बॉयज टॉयज, बॉयज टॉय, बॉयज टॉयज, ये 4 सेंटेंस 4 पार्ट में, आप बताइए इसमें से सही कौन सा। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस मैंने यहाँ लगा रखा है, ये अपोस्ट्रोफी एस मैंने यहाँ लगा रखा है, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस मैंने इसमें लगा रखा है, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस यहाँ लगा रखा है, यहाँ टॉय है, ये टॉयज है, ये टॉय है, ये टॉय, ये 4 है। अब 4 में सही कौन सा, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। इसी पर पूरा गेम चलता है, इसी पर सारी बात चलती है। इसी को समझने में 1 से 2 क्लास लगता है और फिर चैप्टर खत्म हो जाती है। यानी ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बस इसी को समझने में तेरा दिमाग लगाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ कि इसमें से कौन सा सही है, तब तक आप भी दिमाग लगाइए, उससे आपका जवाब तो आ ही गया होगा। कोई कहता है पहला सही है, कोई कहता है दूसरा सही है, कोई कहता है तीसरा सही है, कोई कहता है कोई कहता है चारों गलत है, कोई कहता है चारों सही है। सब अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, फिर मैं भी बताऊंगा इसमें क्या है, कौन सा सही है। नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ।